हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में हमने जो है अपना पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया था, दैट इज आइसोमेर्स। ठीक है, आज हम अल्केन्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। अल्केन से स्टार्ट करेंगे। इस अल्केन में जो है आपके सिलेबस में जो है वो दो ही चीजें हैं। एक आएगा आपके पास कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, सेकेंड है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। उस केमिकल प्रॉपर्टीज में भी तीन ही रिएक्शन मेंशन है। एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर सेकंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर थर्ड इज पायरोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो जरा, द डिफरेंट relative spatial arrangements, the different relative spatial arrangements which arises due to free rotation, which arises due to free rotation around single bond, which arises because of rotation, due to rotation around single bond, are called conformations, FIR means sorry FOR, are called conformations, और इसको कहते हैं रोटेशनल आइसोमर्स, और सिंपल इसको कहते हैं रोटामर्स। क्या कहते हैं? रोटामर्स। क्या होता है? द डिफरेंट रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होना। क्या है? स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होना किस वजह से? सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड क्या करता है? रोटेट करता है, ऐसे 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 करके। दैट यही जो है वो डंडा जैसा है, सपोज करो ये बॉन्ड है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इस बॉन्ड में क्या है? कुछ ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, दोनों साइड से ग्रुप लगे होंगे। जब ये रोटेट करेगा तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। उन्हीं डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशंस कहते हैं। तो क्या होता है कन्फर्मेशन? जब एक सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है, उस वजह से क्या होता है, जो उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप लगे होते हैं उनमें क्या आ जाता है, वो जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो शो करते हैं स्पेस में। जब ये सिंगल बॉन्ड क्या करता है? रोटेट करता है। उन्हीं डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशंस कहते हैं। अभी बात करनी है किसकी? कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इन केस ऑफ इथेन क्या होता है? सपोज करो मेरे पास क्या है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। क्योंकि इथेन के केस में क्या होता है, इथेन के केस में जो है वो दो कार्बन जुड़े होते हैं। मैं डायरेक्ट दो कन्फर्मेशंस के ऊपर आ रही हूँ। ऐसे करके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ऐसे करके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक कन्फर्मेशन दिखाई। देखिए क्या होता है कि कार्बन कार्बन जो है वो जुड़ा है। व्हाट इज इथेन? इथेन इज C2H6। ऐसे कार्बन कार्बन, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैंने इसी को इस हिसाब से ले लिया। क्यों लिखा? बिकॉज इट इज वन ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। होता क्या है इथेन में, जब आपके पास कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कीपिंग वन कार्बन एटम फिक्स्ड। ठीक है, अगर हम एक कार्बन एटम को फिक्स करें और दूसरे वाले कार्बन एटम को क्या करें? रोटेट करें, तो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इथेन के केस में, इथेन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और बाकी की वैलेंसी जो है, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है दोनों कार्बन में, किससे? हाइड्रोजन के साथ। अगर हम क्या करें, एक कार्बन को हम फिक्स रखते हैं और दूसरे वाले कार्बन को हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। उस वजह से क्या होगा? डिफरेंट रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट होगा। एक टाइम पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। मतलब एक सिंगल सेकंड में भी जो है आपके पास एक रिलेटिव अरेंजमेंट जो है वो बन जाएगा। इसका मतलब मिलियंस ऑफ अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। बट आउट ऑफ दीज अरेंजमेंट यहाँ पर क्या होती है? दो जो है वो काफी ज्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। वन इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड सेकंड इज इक्लिप्स कन्फर्मेशन।
क्या क्या होता है ये? देखो क्या है, ये एक अरेंजमेंट है और ये जो आप मैंने दिखाया है ना, ये साहास प्रोजेक्शन है, साहास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अरेंजमेंट, इन अरेंजमेंट को हम अगर कार्बन कार्बन जो है और एक बॉन्ड वगैरह दिखाते हैं, इस अरेंजमेंट को हम साहास अरेंजमेंट कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, देखो एक कार्बन यहाँ पे सपोज मान के चलते हैं, एक कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अगर इस केस में ऐसे ऐसे और ऐसे होगा, दैट इज कि एक कार्बन एटम को मैंने फिक्स किया, दूसरे कार्बन एटम को मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ। इस रोटेशन के दौरान इसको फिक्स किया, इसको मैं रोटेट करवा रही हूँ, और इसमें जो कार्बन का कि हाइड्रोजन का अरेंजमेंट है वो या तो कुछ ऐसा है, एक ऐसे है, सपोज मान के चलते हैं एक ऐसे है, और एक जो है आई डोंट नो एक्स्ट्रा मार्कर्स तो काम करती हूँ, इस वाले बॉन्ड को मैं यहाँ पे दे देती हूँ, एक हाइड्रोजन इसका ऐसे है। ठीक है, ये जो मेरे पास आगे वाला कार्बन है उस पे हाइड्रोजन का अरेंजमेंट जो है वो क्या है, कुछ इस तरह से है, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो जब अरेंजमेंट इस तरह से है, इसका अरेंजमेंट, जब अरेंजमेंट ऐसा होगा तो इस वाले कार्बन में क्या कर रही हूँ, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं क्या करवा रही हूँ, इसको मैं जो है वो रोटेट करवा रही हूँ, क्या करवा रही हूँ, इसको मैं जो है वो रोटेट करवा रही हूँ। रोटेशन के दौरान एक ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा जब मेरे पास एक हाइड्रोजन, ये दोनों है ना, इन दोनों के बीचों बीच एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन इधर होगा, इन दोनों के बीच एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से होगा। दैट इज जो आपके कार्बन हाइड्रोजन है, एक एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे के कंप्लीटली स्टैगर्ड, दैट इज फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उस टाइप की कन्फर्मेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साहस, सॉरी साहस नहीं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या है ये, दिस इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कन्फर्मेशन the carbon carbon bond rotate in such a way that the hydrogen bond attached tetrahedrally to both of the carbon atom are completely staggered, that is they are at maximum distance apart from each other. ठीक है, that अगर एक के ऊपर अरेंजमेंट ऐसा होगा, दूसरे के ऊपर अरेंजमेंट क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन इक्लिप्स के केस में क्या होता है, I don't know what इक्लिप्स के केस में क्या होता है, दिस इज योर इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इन केस ऑफ इक्लिप्स कन्फर्मेशन ये आपका बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन जो है वो कुछ ऐसे जो है वो जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने जो है वो ये व्हाइट मार्कर्स जो है वो दिखाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब रोटेशन होगी ना, एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड CH बॉन्ड ऐसे होगा, दैट इज जैसे मेरी उंगली है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा, इसी के ऊपर बिल्कुल बॉन्ड के ऊपर यहाँ से ऐसे होगा, दैट इज अगर इस केस में अरेंजमेंट पीछे वाले में अगर अरेंजमेंट आपके पास कैसा है, ऐसे ऐसे और ऐसे है, इस वाले में भी ऐसे ऐसे और ऐसे होगा, दैट इज एक CH बॉन्ड दूसरे को जो है वो इक्लिप्स कर रहा है। अगर मैं इधर से देखूं, मुझे खाली सामने वाले का जो है वो 3 CH बॉन्ड दिखेंगे, पीछे वालों को जो है वो सामने वाले के CH बॉन्ड जो है वो छुपा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ कन्फर्मेशन इज कॉल्ड एज इक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है, तो इक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कन्फर्मेशन द कार्बन कार्बन रोटेशन occurs in such a way that the hydrogen atom bonded tetrahedrally to one carbon atom completely cover the hydrogen atoms which are present at other carbon atom. ठीक है, in between staggered and eclipse conformation there are some more conformations. ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ये तो एक्सट्रीम कन्फर्मेशन होती है, बाकी जितनी भी पॉसिबल कन्फर्मेशन होती है, पॉसिबल कन्फर्मेशंस, उनको हम क्या कहते हैं,
उनको हम कहते हैं स्क्यू कंफर्मेशन। तो क्या है ये, कार्बन और कार्बन बॉन्ड है, हम इस एक को जो है वो फिक्स रख रहे हैं और इस वाले को क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, रोटेट कर रहे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इसका CH बॉन्ड इन दोनों के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ये वाला CH बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये वाला CH बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज CH बॉन्ड जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर है। तो इस टाइप की कंफर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कंफर्मेशन कहते हैं। इस साहस प्रोजेक्शन को हम नीचे लिखिए, बेहतर रहेगा, यहाँ ऊपर लिख लो, साहस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साहस प्रोजेक्शन जो मैंने लिखा है ना, बनाए हैं, इसी को कहते हैं। एक न्यूमैन होता है, एक साहस का। न्यूमैन को मैं बताती हूँ कैसा होता है। ठीक है, इस टाइप की कंफर्मेशन को जब CH बॉन्ड कंप्लीटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं उसको हम स्टैगर्ड कहते हैं। अगर मेरे पास क्या होगा, मैं इसको फिक्स रख रही हूँ और इस वाले कार्बन हाइड्रोजन को रोटेट करवा रही हूँ, एक ऐसा टाइम आ जाएगा इसका CH बॉन्ड बिल्कुल इसके ऊपर, इसका CH बॉन्ड बिल्कुल इसके ऊपर और इसका CH बॉन्ड बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, एक का CH बॉन्ड जो है बाकी के CH बॉन्ड दूसरे के CH बॉन्ड को छुपा रहे हैं, इस टाइप की कंफर्मेशन को इक्लिप्स कंफर्मेशन कहते हैं। दे आर द टू एक्सट्रीम कंफर्मेशंस। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी भी तो हो सकती है। एक ऐसा टाइम नहीं होगा, इसको मैंने फिक्स रखा कि जरूरी थोड़ी कि एकदम से CH बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में आ जाएगा। एक टाइम पे इधर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, फिर जाके कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर 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 यहाँ तक पहुंचने के लिए भी तो इसमें कितनी स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो इसलिए जो है, देखो इन दोनों बॉन्ड के बीच में ये प्रेजेंट है, इन दोनों बॉन्ड के बीच में ये प्रेजेंट है, लेकिन एटमॉस ये आ गया नहीं, बहुत सारी रोटेशन करनी पड़ी, बाद में आया। उन रोटेशंस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के अलावा जो भी स्पेशल अरेंजमेंट होता है उनको हम कहते हैं स्क्यू कंफर्मेशन। बट कंफर्मेशन में मोस्टली दो ही इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपका स्टैगर्ड और एक होता है आपका इक्लिप्स कंफर्मेशन। अब हम जरा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो देखते हैं। ये आई आपके पास स्टैगर्ड कंफर्मेशन, और ये आई आपके पास इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। ठीक है, और ये जो आपका मैंने स्ट्रक्चर जैसा बनाया इसको हम कहते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहला वाला साफ रिप्रेजेंटेशन थी और ये वाला आएगा आपके पास न्यूमैन्स, बेसिकली 2 डायमेंशनल, वो होता है आपका 3 डायमेंशनल। देखो ये जो डॉट है ना, दिस इज सामने वाला कार्बन, ये वाला जो सर्कल है ना, दिस इज पीछे वाला कार्बन। ठीक है, ये सामने वाला कार्बन, सर्कल इज पीछे वाला कार्बन। ये मैंने दिखाया सामने वाले के हाइड्रोजन, ये डॉटेड डॉटेड करके मैंने दिखाया पीछे वाले के। तो सामने वाले के ऐसे है, पीछे वाले के बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कहते हैं। अगर मेरे पास क्या होगा, ऐसे ही दिखते नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कि नहीं पीछे वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इनको डॉट डॉट करके जो है कुछ इस तरह से दिखाया। ये सामने वाला कार्बन डॉटेड वाला और ये बड़ा वाला जो है वो पीछे वाला। ठीक है, सामने वाले के ये 3 हाइड्रोजन है और पीछे वाले के भी क्या है, ऐसे ही बिल्कुल है। याद रखना ये बिल्कुल छुपे हुए होते हैं ये पीछे वाले के, लेकिन दिखाने के लिए हम जो है वो उसको कुछ ऐसे दिखाते हैं कि पीछे वाले के भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बट इन वालों ने जो है, इन 3 बॉन्ड ने पीछे वालों को जो है वो छुपा लिया होता है, इक्लिप्स किया होता है। ठीक है, इन दो कंफर्मेशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड कंफर्मेशन एंड इक्लिप्स कंफर्मेशन। तो डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है आपका स्टैगर्ड कंफर्मेशन। स्टैगर्ड कंफर्मेशन, स्टैगर्ड कंफर्मेशन क्या होता है, इन दिस कंफर्मेशन rotation about carbon carbon single bond is such that the hydrogen bond is such that the hydrogen
bonds attached tetrahedrally to both carbon atoms are completely staggered का मतलब maximum distance apart from each other, completely staggered, ठीक है, that is they are at maximum distance apart in space, that is they are at maximum distance apart in space. सेकंड है आपके पास कौन सी कंफर्मेशन, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। इक्लिप्स में क्या लिखेंगे, इन दिस कंफर्मेशन रोटेशन अबाउट या रोटेशन अराउंड, अबाउट भी लिख सकते हो, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड is such that the hydrogen atoms bonded to one carbon atom completely eclipse or cover the hydrogen atoms of the other carbon atom, ठीक है। इस केस में एक का जो है वो दूसरे को जो है वो छुपा लेते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। इनकी डेफिनेशन डायग्राम वगैरह मैंने दिखा दी। अब दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टैगर्ड होता है या फिर इक्लिप्स होता है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो आपका स्टैगर्ड कंफर्मेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और जो आपका एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन is 12.5 किलो जूल पर। इसका मतलब जो आपकी इक्लिप्स कंफर्मेशन है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड कंफर्मेशन। कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। या फिर जो स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी कम है इक्लिप्स से, कितनी कम है, इतनी कम है, ठीक है। ये एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो है वो स्मॉल होता है, और इसको हम जो है वो एक्वायर कर सकते हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे 12.5 जो है, या फिर कोलिजन से भी जो है वो ये क्या हो सकता है, ये एनर्जी डिफरेंस जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टाइप की कंफर्मेशन दूसरी में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, दे आर इजीली कन्वर्टेबल, ठीक है। दैट इज स्टैगर्ड को हम इक्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्लिप्स को हम स्टैगर्ड में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि जो स्टैगर्ड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इक्लिप्स। अच्छा क्यों होती है, ये रीजन तो मैंने बताया नहीं आपको, मैंने खाली ये बोला कि स्टेबल ज्यादा स्टैगर्ड होता है। देखो स्टैगर्ड में कुछ ऐसा होता है, और इक्लिप्स में क्या होता है, ये होती है आपकी इक्लिप्स, ये होती है आपकी स्टैगर्ड। एक CH बॉन्ड दूसरे पीछे वाले कार्बन के CH बॉन्ड से बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। ऐसा नहीं है कि इसके नजदीक है कहीं, ये वाला बॉन्ड बहुत दूर है इस वाले बॉन्ड से, जिसकी वजह से रिपल्शन स्टैगर्ड में लेस होती है। लेकिन वही यहाँ पर क्या है, एक का CH बॉन्ड यहाँ, इसी के पीछे बिल्कुल ये है, यहाँ पर क्या है, ये बहुत नजदीक है। उस नजदीक होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा,
ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा और इस केस में रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। रिपल्शन की वजह से क्या होता है, नॉट बंधा बट मॉलिक्यूल जो होता है वो अनस्टेबल जो है वो हो जाता है। ठीक है, और इस केस में जब रिपल्शन कम होती है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे वो ज्यादा होती है। ठीक है, एक CH बॉन्ड, एक कार्बन की CH बॉन्ड दूसरे कार्बन की CH बॉन्ड से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। यहाँ पे एक के CH बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन के CH बॉन्ड से बहुत नजदीक होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, और यहाँ पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्फर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। कोई प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। आज हम एक टाइप की जो है वो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी का पायरोलिसिस ऑक्सीडेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नंबर 1 क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इस केस में क्या होगा, एक एटम होगा या फिर ग्रुप क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूट होगा। A reaction in which hydrogen atom of a hydrocarbon is replaced by an atom or groups of atom. The reaction in which hydrogen atom of the hydrocarbon is replaced by other atom or group. ठीक है, एक हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एक नया ग्रुप जो है वो ज्वाइन होगा। और एल्केन्स में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये बात भी याद रखना। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लोरीनेशन। हम हैलोजनेशन करवाएंगे एल्केन्स का। ठीक है, क्या करवाएंगे, CH4 जो है उसको हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, HNew, ठीक है, दैट इज लाइट। यहाँ पे हीट करेंगे, हीट के लिए 520 to 600 520 to 670 केल्विन, इतना ही टेम्परेचर, 520 to 670 केल्विन, 523 to 673 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक क्लोरीन के यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, आपके पास बनेगा CH3Cl और प्लस बनेगा HCl। देखो क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय अदर एटम और ग्रुप, इस केस पे क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं तक जो है वो नहीं होती है। जब ये CH3Cl बना, उसके ऊपर फिर क्लोरीन जो है वो ऐड होता है, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा, आपके पास बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से ये जो आएगा आपके पास दैट इज CH2Cl2, इससे फिर से क्लोरीन ऐड होगा, फिर से यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसकी जगह पे क्लोरीन आएगा, आपके पास बनेगा CHCl3 प्लस HCl। अगेन फिर जो CHCl3 है उसमें फिर से क्लोरीन ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इस Cl के साथ मिलकर क्या बनेगा, HCl और प्लस बनेगा आपके पास CCl4। ठीक है, दिस योर क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। इस क्लोरीनेशन का हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है ये एक्चुअली होती कैसे है। ठीक है, तो लिख लो जरा मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, बिकॉज आपको जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बेटा जब आप लाइट की प्रेजेंस में करते हो हैलोजनेशन तो क्या होता है, हमने क्या बनाना है, हमने CCl4 बनाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आते हैं 3 स्टेप। एक आता है आपके पास चेन इनिशिएशन, फिर होता है प्रोपगेशन और फिर होता है आपके पास टर्मिनेशन। इनिशिएशन में एक रेडिकल बनता है, प्रोपगेशन में वो रेडिकल किसी भी मॉलिक्यूल को अटैक करता है, एक नया रेडिकल बनाता है, और टर्मिनेशन के केस में रेडिकल को खत्म करने के लिए 2 रेडिकल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन इनिशिएशन लिखेंगे। इस रिएक्शन को होने के लिए
सबसे पहले क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है अगर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो होगा या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा 520 to 670 केल्विन, तो इसकी होमोलिसिस होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और आपके पास बनेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये हो गया चेन इनिशिएशन, मींस आपने क्या बना दिया, एक रेडिकल जो है वो बना दिया। नंबर सेकंड क्या होता है, चेन प्रोपगेशन। इस केस में चेन प्रोपगेशन थोड़ा सा लंबा है, बिकॉज मैंने जो है वो 4 के 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 4 क्लोरीन उसकी जगह पे ला ली। अब मैंने क्या करना है, मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर क्लोरीन ऐड करना है। अब मेरे पास क्लोरीन रेडिकल है, वो क्या करेगा, वो इस CH4 को जो है मैं ऐसे लिखूं CH4, ठीक है, इसके ऊपर इसे रिएक्ट करना है। आप मुझे बताओ इस Cl को क्या चाहिए, H डॉट चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आपके पास मीथेन का रेडिकल बनेगा और प्लस क्या बनेगा HCl। अब सारे क्लोरीन तो यहाँ पे जो है वो क्लोरीन रेडिकल नहीं बनाया होगा, कुछ क्लोरीन जो है वो ऐसे ही बचा होगा। अब यहाँ पे जो मीथेन रेडिकल मिथाइल रेडिकल बचा, दैट इज CH3, ये अब वो क्या करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। इससे क्या बनाना है CH3Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मेरे पास बनेगा CH3Cl और प्लस बनेगा मेरे पास क्या, क्लोरीन का एक रेडिकल, ठीक है। और ये रिएक्शन चलती जाएगी, दैट इज मीथेन के ऊपर जो है क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो फिर से मीथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, फिर से मिथाइल रेडिकल बनेगा, वो मिथाइल रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करके आपके पास क्लोरोमीथेन बनता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी मीथेन था रिएक्शन के दौरान वो जितना था वो खत्म हो चुका है। अब मीथेन रेडिकल जो मिथाइल, ये जो आपका क्लोरीन रेडिकल है वो किसके ऊपर प्रेफरेबली जो है वो अटैक करना चाहेगा, ये तो है नहीं, इसका मतलब प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो इसी को जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जो आपके पास Cl रेडिकल है वो क्या करेगा, CH3Cl के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। मैं इसको क्या लिखती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ, क्योंकि इसको जो है वो H चाहिए, तो एक H यहाँ से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H डॉट, और आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, CH2, उसके ऊपर एक डॉट, उसके बाद Cl और प्लस आएगा आपके पास। अब इसमें क्या करना है, मैंने डाइक्लोरोमीथेन बनाना है, फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब ये जो रेडिकल बना वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, CH2Cl डॉट प्लस क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो आपके पास बनेगा CH2Cl2 और प्लस क्या बनेगा, क्लोरीन का रेडिकल बनेगा। अब ये क्लोरीन रेडिकल जो है पहले जो है वो क्या कर रहा था, क्लोरीन रेडिकल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये खत्म हो गया, फिर इसके ऊपर अटैक करने लगा। अब ये खत्म हो गया, अब किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर करेगा, तो CH2Cl2 प्लस क्लोरीन का रेडिकल, यहाँ से क्या लिखूंगी मैं, ऐसे लिखूंगी, क्योंकि H डॉट की फॉर्म में निकलना है, मेरे पास यहाँ पे बनेगा CHCl2 का रेडिकल और प्लस बनेगा HCl, ठीक है। अब ये जो रेडिकल है फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक क्लोरीन इसको दे दो, तो CHCl3 बनेगा और प्लस बनेगा क्लोरीन का रेडिकल। फिर ये क्लोरीन रेडिकल जो है अब इसके ऊपर ही अटैक करेगा, तो CHCl3 प्लस करेगा क्लोरीन रेडिकल। इस क्लोरीन को मैं जो है CH को मैं ऐसे लिखूंगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ये जो है वो लेना है इसने, तो यहाँ पर बनेगा मेरे पास CCl3 इलेक्ट्रॉन डॉट और प्लस आएगा मेरे पास क्या, HCl। अब ये जो लास्ट वाला है, अब ये क्या करेगा, फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो CCl4 बनेगा और प्लस क्या बनेगा आपके पास, क्लोरीन का रेडिकल। अब क्लोरीन रेडिकल जो है वो इसी के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन फिर भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सारे जो है वो निकलते हैं। अब जरा इसको देखो कि ये करना कैसे है आपने, पहले हाइड्रोकार्बन क्लोरीन का रेडिकल, जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ठीक है, इस रेडिकल को पहले वाले केस में रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल, और किस किस के साथ जो है रिएक्ट करना है, पहले का जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसी रेडिकल को क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ करोगे, आपके पास प्रोडक्ट जो बन जाएगा, ठीक है। अब उस रेडिकल को उठाओ और क्या कर दो आप, मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट बने उन दोनों की रिएक्शन करवा दो सिंपल यहाँ पे, ठीक है। जो आपके पास प्रोडक्ट आया, अब यहाँ से रेडिकल निकाल दो, सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल यूज होता है, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक स्टेप में क्लोरीन रेडिकल, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन रेडिकल देन क्लोरीन मॉलिक्यूल, और क्लोरीन मॉलिक्यूल को आप किसके साथ जो है रिएक्ट करोगे, जो आपके पास पहले वाले स्टेप में, इसका पहला वाला स्टेप होगा उसके रेडिकल के साथ जो है वो क्या करोगे, रिएक्ट करोगे। इस तरह से क्या होता है, एक हर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होगा, हाइड्रोजन एटम जो है वो पूरे एल्केन में से निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएगा। अब चेन को जो है वो कैलकुलेट भी करना है, रेडिकल जब तक रहा तब तक ये चेन जो है वो चलती जाएगी, तो
तो चेन टर्मिनेशन में क्या करोगे, चेन टर्मिनेशन में आपने कोई भी रेडिकल को मिला देना है, क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, CH3 का रेडिकल, CH3 का रेडिकल, CH3 और CH3, CH3 का रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल, CH3Cl। जब तक रेडिकल है तब तक ये चेन जो है वो चलती जाएगी। रेडिकल को खत्म करोगे, चेन भी क्या हो जाएगी, वो अपने आप जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, फ्री रेडिकल क्रिएशन होती है ये। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे, एक हमने क्लोरीनेशन पढ़ लिया, अब ब्रोमिनेशन देखते हैं कैसे होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सेकंड क्या है आपके पास, ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन कैसे होती है, इसी भी एल्केन को दैट इज CH3 उसको मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ वही हीट, यहाँ पे लाइट Hν 520 to 670 केल्विन। यहाँ पे एक ही ब्रोमीन यहाँ पे आ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, CH3CH2, एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे Br और एक Br इस H के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये HBr बनाएगा। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन सॉरी इथाइल ब्रोमाइड बनेगा आपके पास। ओके, नाउ थर्ड है आपके पास आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में भी आप जो है वो किसी भी एल्केन को जो है वो आयोडीन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हो, बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। आपके पास बनेगा CH3CH2I दैट इज इथाइल आयोडाइड, प्लस बनेगा यहाँ पे HI, इसका हाइड्रोजन इसके I के साथ मिलकर HI। अब ये क्यों रिवर्सिबल है, दिस HI इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन फिर से इसको दे देता है और फिर से आपके पास ये जो है वो बनता है। अगर हमें आयोडो जो आपके पास अल्काइल आयोडाइड है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो इस HI को जो है वो खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि ये HI क्या करवा रहा है, इसको दोबारा से इसमें कन्वर्ट करवा रहा है बाय प्रोवाइडिंग इट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको दे देगा, वापस से ये बनेगा, और इसीलिए ये रिएक्शन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, सपोज आपके पास HNO3 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड डालते हैं ना, इसकी प्रेजेंस में होता है, तो ये HI जो है ये उस नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो क्या करता है, वो मिल जाता है, और यहाँ पर क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे बनता है आपके पास आयोडीन। ठीक है, क्या बनता है, वाटर बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, 2 टाइम वाटर प्लस 2 टाइम हाइड्रोजन डाइऑक्साइड प्लस आयोडीन। ठीक है, और जब ये आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, दिस आयोडीन इज नो लॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जो है वो बच जाता है। सुनो मेरी बात, जब आप एल्केन सॉरी CH3CH जब आप एल्केन में आयोडीन ऐड करते हो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलना है, वो आयोडीन के साथ मिलकर यहाँ पे HI बना रहा है। HI होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन इसको फिर से प्रोवाइड करता है, ये वापस से ये बनाता है। अगर हमें ये चाहते हैं कि ये जो है वो बना रहे, इसकी यील्ड हो, तो इसी रिएक्शन में हम क्या डालते हैं, नाइट्रिक एसिड डालते हैं, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो इसके साथ मिलके इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, आयोडीन में। अब वो आयोडीन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, वो इसको अपना हाइड्रोजन वगैरह कुछ नहीं देता है, और इसकी यील्ड जो है ठीक ठाक जो है वो बन जाती है। और लास्ट है आपके पास क्या, फ्लोरिनेशन। अगर हैलोजेंस के साथ हम रिएक्टिविटी देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, लास्ट पे होता है आपका आयोडीन। ये रिएक्शन काफी ज्यादा विग्रस होती है, इसीलिए हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो है वो नहीं करते। ऐसा नहीं कि एल्केन में फ्लोरीन ऐड करोगे, अगर वैसे करोगे तो वहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा विग्रस रिएक्शन होती है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, CH3CH2Cl दैट इज 3CP क्लोरोएल्केन जो है ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है, उसको हम जो है वो Hg2F2 के साथ जो है वो ट्रीट करेंगे। ठीक है, मरकरी के फ्लोराइड के साथ जो है वो क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, ये Cl निकल के उसकी जगह पे F आ जाएगा, आपके पास बनेगा ट्वाइस ऑफ CH3CH2F दैट इज आपके पास बनेगा क्या, क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड इथेन, और प्लस आएगा आपके पास Hg2Cl2। ये दो क्लोरीन उठ के इस Hg के साथ बनेंगे, तो आपके पास बनेगा मर्क्यूरस क्लोराइड। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTZ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने जो है वो 3 रिएक्शन पढ़ी,
फ्लोरिनेशन, उसका मैंने मैकेनिज्म भी दिखा दिया. सेकंड इज ब्रोमिनेशन, थर्ड इज आयोडीनेशन एंड नंबर फोर्थ इज योर फ्लोरिनेशन रिएक्शन. अब कल हम इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे और